नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी उपचुनाव की। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अब पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। योगी 8 नवंबर से उपचुनाव को लेकर चुनावी हुंकार भरेंगे। इस दौरान सीएम 3 दिन में सभी सीटों पर जनसभाएं करेंगे, यानी हर दिन सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3 सीटों को कवर करेंगे। सीएम योगी की अगर बात करें तो पहले वो गाजियाबाद, मीरापुर और कुंदरकी में हुंकार भरेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान प्रचार प्रसार में जुटेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। यूपी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि अब डेट जो है वो शिफ्ट हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी यूपी की 9 सीटों के लिए, अब जो कि 20 नवंबर को होगी। ऐसे में बीजेपी अब पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 नवंबर से उपचुनाव को लेकर चुनावी हुंकार भरेंगे। 3 दिन में सभी सीटों पर जनसभाएं करने का कार्यक्रम तय किया गया है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक दिन 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। वहां एक दिन में 3-3 जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पहले दिन वो गाजियाबाद, मीरापुर और कुंदरकी में चुनावी हुंकार भरेंगे। तो चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकने का प्लान बना लिया है, क्योंकि जिस तरह से ये जो उपचुनाव है इसकी गूंज 2027 तक भी सुनाई देगी। और लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ एकदम सीधे मुकाबले में है। और ये उपचुनाव का रण आगे के आगामी चुनावों की फिजा सेट कर सकता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती और अब उपचुनाव को देखते हुए पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीख भी एक्सटेंड हो गई है, अब 13 की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तूफानी प्रचार प्रसार के मूड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और प्रत्येक दिन जो है 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। अगर तैयारियों की बात करें तो किस तरह से तैयारियां? बिल्कुल रिया, उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी गई है, लेकिन जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो उसी रफ्तार से चल रही है कि मान लीजिए कि 13 नवंबर को ही मतदान होना है। हो सकता है कि अब भाजपा रिवाइज कर ले, जिन सीटों पर पहले कम रैलियां होनी थी उन पर अब ज्यादा रैली कर अपना दमखम दिखाएगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने वार रूम में पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि किस तरीके से उपचुनाव में लगभग सीटों पर कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ वार रूम से निकलकर फील्ड में उतरेंगे और 8 नवंबर से वह बैक टू बैक जितनी भी सीटें हैं वहां पर रैली करेंगे। 3 दिन के अंदर ही वो एक बार में सभी विधानसभाओं में प्रचार करेंगे और उसके बाद में वह फिर से उन सीटों पर जाके, उन क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो भी जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एकदम प्रतिष्ठा इस सीटों पर लगी हुई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ऐसी बिल्कुल रमन, क्योंकि इन 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही अग्नि परीक्षा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी अग्नि परीक्षा हम बोल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी जो है उसे एक तरह से समाजवादी पार्टी को जवाब देने का मौका मिला है। ऐसे में अगर 9 सीटों की बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और हरियाणा के हमने नतीजे देखे रमन, किस तरह से कटेंगे तो बटेंगे वाला, बटेंगे तो कटेंगे वाला बात सामने आई थी। अब क्या माने, क्या अब की बार जब फील्ड पर दिखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ चुनावी संदेश रहने वाला है जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सके?
बिल्कुल योगी आदित्यनाथ हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे मंच से बोलते आए हैं, जिसका खासा इम्पैक्ट भी दिखाई दिया हरियाणा चुनाव में। और अब वो महाराष्ट्र और झारखंड में वो प्रचार करने के लिए वहां पर उन्होंने चुनावी रैलियां की और वहां पर भी उन्होंने ये अपना बयान दोहराया, जिसका कि वहां पर मौजूद जनता ने बड़ा गर्मजोशी से इस नारे को वहां की जनता और वहां के भाजपा कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी लगाया। और ऐसे में लिहाजा इस बात का है कि उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नारे के साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है उसे मजबूत करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फील्ड में जाकर इस नारे को लगाएं, उससे पहले ही वॉर रूम में बैठ के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी रणनीति तैयार कर दी है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हर जगह पर इसी के ही पोस्टर लग रहे हैं, तमाम जो नेता हैं उस नारे की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में जो संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देना चाहते थे वो संदेश पहले से ही लोगों के बीच में चर्चा का सबसे बड़ा दूसरी मुद्दा तरफ इस बन चुका है। सिक्के का दूसरा पहलू रमन ये भी किसी से छुपा नहीं है कि इस नारे का समाजवादी पार्टी भी उपयोग कर रही है अलग तरीके से और अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट या एकजुट रखने की कोशिश कर रही है। तो सवाल यही कि एक तरफ समाजवादी पार्टी की तैयारियां, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, अब आखिर चुनाव के रण में कौन कितना मजबूत, कौन कितना दमदार? बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा लगाया उसी से मिलता जुलता नारा अब जितने भी नेता विरोधी दल के हैं वो भी लगा रहे हैं। कोई कह रहा है हाँ, पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही कहा, हाँ बिल्कुल उन्होंने अपने कोर वोटर्स को संदेश दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद में अखिलेश यादव ने कहा जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से जितने भी विरोधी दल के नेता हैं वो इसी में अलंकार की तरह, कविता की तरह ये जो नारा है ये आगे बढ़ता जा रहा है और हर आदमी अपने फायदे के अनुसार से उसमें शब्द जोड़ रहा है और एक नई लाइन बनाकर उसको पोस्टर लगवाकर सियासी फायदा लेने की जुगत में लगा हुआ है। जी बिल्कुल रमन, हालांकि सवाल यही उठता है जिस तरह से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है, कोशिश पूरी की जा रही है, 9 की 9 सीटों पर चुनावी हुंकार की कोशिश है, सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम तय है, केंद्रीय मंत्रियों को भी लगाया जाएगा, लेकिन चुनौतियां भी कई है। समाजवादी पार्टी का जो बढ़ता हुआ कद है, जो लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन है, उनका पीडीए का फॉर्मूला जिस तरह से सटीक साबित हुआ और जिस तरह से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके उम्मीदवार उतारे हैं, तो चुनौतियां कई सारी हैं। कैसे पार पाया जाएगा और कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि तूफानी प्रचार प्रसार तो लोकसभा चुनाव में भी किया था, लेकिन यूपी की गणित कुछ और ही निकली। बिल्कुल जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा और इंडिया गठबंधन को अच्छी सफलता मिली, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जितना विश्लेषण इंडिया गठबंधन के दलों ने नहीं किया सरकार न आने पर, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने विश्लेषण किया। और उस विश्लेषण के चलते ही कि किस तरीके से अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के पीडीए जो समीकरण है उसको काट दिया जाए, उसी के आधार पर ही 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं और जो भी समीकरण भारतीय जनता पार्टी बना रही है पीडीए को हराने के लिए ही बना रही है। आप इसी 9 सीटों पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मात्र 3 ओबीसी लोगों को, प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ऐसे में अखिलेश यादव के समीकरण को फेल करने के लिए योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम पहले से ही तैयार है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक, हालांकि जो भी बड़े चिंतन मंथन और जो रणनीति लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण में उतरने को तैयार है, हालांकि वो कितना काम आता है और बीजेपी के पक्ष में जो तूफानी प्रचार प्रसार या चुनाव की हुंकार सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे, वो कितना बीजेपी के पक्ष में माहौल बना पाती है, उसके लिए इंतजार। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में बैठक के दौरान बड़ा सियासी संदेश दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी, जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ी पर भी फोकस करेगी, भ्रष्टाचार, खाद्य कानून व्यवस्था, संविधान को भी मुद्दा बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जमीनों की खरीद का रिकॉर्ड रजिस्ट्री विभाग सार्वजनिक करे, साथ ही लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद में जमीनों की खरीद
सार्वजनिक करें। यानी अब अखिलेश यादव पूरी तरह से अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह चीज साफ कर दी है कि समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में बेरोजगारी को जमकर मुद्दा बनाएगी। जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ी पर भी फोकस रहेगा। भ्रष्टाचार, खाद, कानून व्यवस्था और संविधान, यानी भ्रष्टाचार को लेकर, खाद और कानून व्यवस्था और संविधान, ये 4 मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा कि जमीनों की खरीद का रिकॉर्ड रजिस्ट्री विभाग सार्वजनिक करे, साथ ही लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद में जमीनों की खरीद सार्वजनिक हो। तो लोकसभा में अच्छे परिणाम के बाद, अच्छे नतीजों के बाद अब अखिलेश यादव उपचुनाव को देखते हुए माहौल बनाने में जुट गए हैं। उपचुनाव के लिए जमीन अभी से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस उपचुनाव से बड़ा संदेश भी जाएगा और 2027 में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, अब उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव पूरी तरह से मूड में है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ाई जा सके। ऐसे में तैयारियां भी की जा रही हैं और दूसरी तरफ अब अपने एजेंडे भी सेट किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब साफ कर दिया है कि बेरोजगारी को भी अखिलेश यादव इस उपचुनाव में मुद्दा बनाएंगे। देखिए रिया, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए का नारा देकर लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं और यह फार्मूला कहीं न कहीं सक्सेस रहा समाजवादी पार्टी का। और यही वजह है कि अब सपा ने पीडीए प्लस की सियासत शुरू कर दी है और बीजेपी को चौतरफा घेरने की एक आम रणनीति बनाई गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हर मुद्दे पर निशाना साधा जाए। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब वह बेरोजगारी के साथ साथ जमीनों के खरीद फरोख्त मामले को लेकर भी बीजेपी के लोगों को घेरेगी, सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। हालांकि इससे पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला किया। अब समाजवादी पार्टी गाजियाबाद, लखनऊ और अयोध्या में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी को घेरने की एक बड़ी मुहिम बना रखी है, एक रणनीति बना रखी है। और इशारों में ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहने की कोशिश किया है कि बीजेपी के लोगों ने जमीन खरीद फरोख्त कर काफी पैसा कमा लिया है। केन प्रकरण साफ है कि अब अखिलेश यादव पूरी तरह से इस मुद्दे पर भी हमलावर हो गए हैं। जमीनी के मुद्दों को लेकर इस तरह से मांग की गई कि रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी जो हैं सार्वजनिक करें जमीन खरीद फरोख्त के मामले में। और यह भी आशंका जताई गई है कि जमीन की खरीद फरोख्त में काफी गड़बड़ी की गई। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमलावर है सभी जातियों यानी कि पिछड़ा बिल्कुल आसिफ, क्योंकि पूरी तरह से अटैकिंग अंदाज में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। कभी बटेंगे तो कटेंगे को लेकर, तो कभी जिस तरह से आपने कहा कि पीडीए प्लस के तहत अब वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो है ही, साथ में भ्रष्टाचार, खाद, कानून व्यवस्था, संविधान जैसे मुद्दे भी अब उठाए जा रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर भी और जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर भी। जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से अगर समाजवादी पार्टी की रणनीति की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव की 9 सीटों पर कब्जा करने के लिए बेहद अहम रणनीति बनाई है। चाहे प्रत्याशियों के चयन की बात करें या फिर सीटों पर कब्जे की। जिस तरह से समाजवादी पार्टी किसान मुद्दे को लेकर, महंगाई को मुद्दे को लेकर और साथ ही साथ दवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की जुगत में लगी रहती है। अब जमीन के फरोख्त पर भी समाजवादी पार्टी बेहद आक्रामक हो गई है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि लोकसभा का चुनाव परिणाम कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए जोश भरा रहा और यही जोश है कि उपचुनाव में पूरी तरह से परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख ने एक अहम रणनीति बनाई है। और यह भी वजह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी
पूरी तरह से जोश देखने को मिल रहा है। झारखंड में 21 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और 8 सीटों पर महाराष्ट्र चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं और वह चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मकसद यह है कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाया जाए और साथ ही साथ यूपी में 9 सीटों पर कब्जा किया जाए। और जिस तरह से पीडीए प्लस की रणनीति अपनाई जा रही है, कहीं न कहीं बीजेपी की टेंशन भी बढ़ती दिख रही है। और यही वजह है कि खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को बिल्कुल, हालांकि आसिफ, समाजवादी पार्टी का मोमेंटम जो है बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जैसे अच्छा प्रदर्शन रहा, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारियां पूरी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवार उतारे, जो सोशल इंजीनियरिंग करी है, जो पीडीए का फॉर्मूला सेट करना हो या मुद्दे उठाने की बात हो, क्या लगता है आसिफ, जो चुनौतियां बीजेपी पेश कर रही है उनसे कैसे पार पाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो पीडीए प्लस की सियासत कर रही है, बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर वहीं बीजेपी के मास्टर प्लान की बात करें तो बीजेपी ने जो चक्रव्यूह रचा है यह काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि 30 मंत्री 9 से 10 सीटों पर जो है पूरी तरह से जुट गए हैं। हालांकि 9 सीटों पर ही चुनाव होंगे। इसके साथ साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के भीतर 8, 9 और 11 में 9 जो है सीटों पर पूरी तरह से अपनी चुनावी जनसभा करेंगे। इसके अलावा अगर बीजेपी की रणनीति की बात करें तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, वह जो है पूरी तरह से विधानसभा में डटे हुए, विधानसभा सीटों पर डटे हुए हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव के अलावा या तो सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिल्कुल, यानी क्योंकि 9 सीटों का ये उपचुनाव का रण और इसलिए भी महत्वपूर्ण, क्योंकि जो यहाँ जीतेगा उसकी जो गूंज है वो 2027 भी प्रभावित करेगी। यही वजह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर का मुकाबला है। हालांकि मुद्दे दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या बढ़त मिल पाती है और जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच पहुंच पाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप सबको बता दें, जहां महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का एक तरह से निर्णय ले लिया है। वहीं उद्धव ठाकरे के अनुरोध पर सपा ने भायखला में अपने प्रत्याशी वापस लेने का भी फैसला ले लिया है। अब इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव पर भी होगा। इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में नूरा कुश्ती चल रही है, वहीं हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे हैं। महाराष्ट्र में 8 विधानसभा सीटों पर सपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। सपा की 2 सिटिंग सीटों पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने प्रत्याशी नहीं उतारने का निर्णय लिया है। झारखंड में सबसे अधिक सीएम योगी की डिमांड है, वहीं 6 सीट पर सपा का बड़ा पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब सपा महाराष्ट्र में अब 8 सीटों पर जोर आजमाइश करेगी। आपको बता दें कि सपा ने गठबंधन के तहत 12 सीटें मांगी थी। तो महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए भी समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरने को तैयार है। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की साइकिल को रोकने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि टेम्पो और बढ़ता रहे और ज्यादा से ज्यादा राज्यों में समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़े। यही वजह है कि महाराष्ट्र को लेकर भी अखिलेश यादव ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स की रणनीति अपनाई थी, अब वो काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि डिमांड शुरुआत में 12 सीटों की गई थी, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। हालांकि उद्धव ठाकरे के अनुरोध के बाद समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। यानी समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 8 सीटों पर पूरे दमखम के साथ नजर आएगी। वहीं
2019 विधानसभा चुनाव में 2 सीटें महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी जीती थी, यानी समाजवादी पार्टी के 2 विधायक थे। समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने प्रत्याशी ना खड़े करने का निर्णय लिया है, यानी थोड़ी बहुत इंडिया गठबंधन में जो दरार की खबरें थी वो फिलहाल सुलझते हुए साफ दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे के अनुरोध के बाद समाजवादी पार्टी ने भायखला में अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेने का निर्णय लिया है और इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी में होने वाले उपचुनाव पर भी पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। पाठक जी, जिस तरह से अखिलेश यादव कोशिश यही कर रहे थे महाराष्ट्र में कि प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत काम वहां पर बना लिया जाए, और अब खबरें जिस तरह से आ रही हैं, जो प्रेशर पॉलिटिक्स अखिलेश यादव वहां पर खेल रहे थे वो थोड़ा थोड़ा रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो 2 सिटिंग सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, वहां महाविकास अघाड़ी ने अपने प्रत्याशी ना उतारने का निर्णय ले लिया है। तरह की पॉलिटिक्स सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि इंडिया गठबंधन में प्रेफर पॉलिटिक्स और नुआ कुश्ती चल रही है। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की 2 सिटिंग सीटों पर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने कि 8 प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं और अखिलेश यादव ने एक तरफ से संदेश दे दिया है कि महाविकास अघाड़ी के सामने जो 2 सीटें छोड़ी हैं उसके अलावा 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो साइकिल चलाएंगे और साइकिल को रफ्तार भी देंगे। तो एक बड़ा चुनौती है महाविकास अघाड़ी के लिए महाराष्ट्र में, और उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की साथ हो रही है। चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहे हैं, उपचुनाव के 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में लंगी मारेगी तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो दूरा कुश्ती का यहाँ खेल चल रहा है अनिल जी की इंडिया गठबंधन में अभी भी गहमा-गहमी की स्थिति जो है वो बरकरार दिख रही है। महाराष्ट्र को लेकर अभी भी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव अब 8 सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। कितना सफलता उन्हें महाराष्ट्र में मिलती है वो देखना बेहद अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर हमीरपुर से है, जहां पत्रकारों की पिटाई के आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला पवन अनुरागी की बीजेपी से छुट्टी हो गई है। बता दें कि जिला अध्यक्ष सुनील पाठक ने आरोपी चेयरमैन को पार्टी से निष्कासित करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक विनय वर्मा की पिटाई के बाद बीजेपी का ये दूसरा बड़ा एक्शन है। बीजेपी विधायक की पिटाई में आरोपी 4 बीजेपी नेताओं को निष्कासित किया गया था। अब हमीरपुर में पत्रकारों की पिटाई के मामले में बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी को पर गाज गिरी है। तो पत्रकारों की पिटाई से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसका आरोप बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगा था, वहीं इस पूरे मामले ने जैसे जैसे तूल पकड़ा, उसके बाद पत्रकारों की पिटाई के आरोप में जिस तरह से बीजेपी ने अब एक्शन लिया है। रुपेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, जिस तरह से पत्रकारों से पिटाई का ये पूरा मामला इसने तूल पकड़ा था, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के द्वारा बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है और जो आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष है उसे पार्टी से उसकी छुट्टी कर दी गई है। क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले पत्रकारों पर मारपीट की गई थी। 2 पत्रकार थे जो सरीला खबर बनाने के दौरान मारपीट की गई थी। इसके बाद मारपीट करने के दौरान 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ था और मुकदमा में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं पवन रजा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। इसी को लेकर पत्रकारों में काफी आक्रोश था और इसके बाद धरना प्रदर्शन भी किया जिलाधिकारी और एसपी में ज्ञापन भी दिया गया। इसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। इसके बाद जो हमीरपुर के जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील पाठक जी, वो मौके पर पहुंचते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं और इस बात करने के दौरान वो वहाँ पूरा मामला समझते हैं। इसके बाद वो प्रदेश लेवल पे लेटर लिखते हैं। इसके बाद लेटर लिखने के बाद जो प्रदेश के महामंत्री है गोविंद नारायण जी, इसके बाद वो मामले को संज्ञान लेकर पार्टी से निस्तारित करते हैं।
हालांकि रुपेश, इससे पहले भी यूपी में ही मामला सामने आया था जिसमें बीजेपी विधायक की पिटाई हुई थी। अब एक और मामला सामने आया है। बीजेपी हाईकमान ने हालांकि दोनों ही मामलों में एक्शन लिया, लेकिन रुपेश, अगर बीजेपी की बात करें, क्या अंतरकलह से इस वक्त बीजेपी जूझ रही है उत्तर प्रदेश में? जी मैं आपको बता दूं, हमीरपुर में इससे पहले भी कई जिलों में मामले सामने आए थे और इसके बाद जो हमीरपुर मामला हुई है काफी वैसा मामला है जो 2 पत्रकारों को अर्धनग्न करके मारपीट की गई है, जिससे कि 4 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई। इसके बाद जो भाजपा में शामिल थे नगर पंचायत जो सरीला के हैं राजा, तो उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जब अब पार्टी ने निष्कासित किया तो पुलिस दबिश भी दे रही है उनके ठिकानों पर और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी कर रही है। बिल्कुल, यानी रुपेश, अब यहाँ पर बड़ा एक्शन लेते हुए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष का। हालांकि आगे क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई होती है वो देखना बेहद अहम होगा। रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।